दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू समर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ मिस्टर नईम हनीफ के साथ। मैं जानना चाहती हूँ कि हाल ही में मिस्टर आसिफ जरदारी के होने वाले इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ पावर शेडिंग की भी बात की है। अब वो किसके हवाले से की है, लेट्स चेक आउट। लेकिन 9 मई की बात करें, 9 मई के वाक़ये की बात करें तो 9 मई में मुल्ज़िमान में कुछ ऐसी लिस्ट निकली है। 9 मई के जो मुल्ज़िमान थे उनमें से कुछ ऐसी लिस्ट और कुछ ऐसे नाम सामने आए जिनको इलेक्शन से फारिग करा दिया है, लिटरली इनको आउट कर दिया है, और इसके साथ साथ उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अब क्या वजह है, वो कौन सी लिस्ट है, वो कौन से लोग हैं, ये बात अब जाके क्यों सामने आई है, क्या वजूहात है, इन सब के बारे में आज आप जानते हैं हमारे मिस्टर नईम हनीफ, ब्यूरो चीफ समर टीवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। जैसे भी आपने सुना कि कुछ आज हम क्रूशल टॉपिक से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, ये जो इश्तिहारी करार दिए गए हैं कुछ लोग, ये बड़ी खबर है। ये क्या? देखिए, मैं अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जो नाम सामने आए हैं जिनको इश्तिहारी करार दिया गया है, इसका मतलब जो है ना, ये सादा सा मतलब ये है कि ये तमाम लोग आइंदा इलेक्शन से आउट हो गए। ये आइंदा इलेक्शन में अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस दफ़ा के या हमेशा के लिए? नहीं, फिलहाल तो इस दफ़ा के ठीक इलेक्शन है। में। हाँ, अलबत्ता जब ये गिरफ्तार होंगे, जब इनके इंक्वायरी ट्रायल्स होंगे, ठीक है, और उसके बाद जब इनको सजाएं सुनाई जाएंगी, तो वो कितनी सज़ा होती है, वो 5 साल होती है, वो 7 साल होती है, वो 10 साल होती है। और 9 मई का जुर्म मेरा ख्याल है कि मतलब इतना बड़ा है, इतना लंबे अरसे के लिए सजा आपको लगता मैं है? 9 मई का जुर्म इतना बड़ा है कि उसकी कुछ भी सजा हो सकती पॉसिबिलिटीज हैं कि 5 साल या 7 साल तक जा हो सकती है। सकती है, हो सकती है, 10 साल भी हो सकती अच्छा, मिनिमम क्या हो सकती है? है। मिनिमम जो है वो जाहिर है मिनिमम 5 साल तो होगी, 5 से 7 साल तो होगी मिनिमम। ठीक है। अब जो है बुशरा, सूरत हाल ये है कि मैं जो बात कर रहा था कि अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। ये ऐसे लोग हैं, इनमें कुछ नाम ऐसे शामिल हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिन्होंने अपने इक़्तिदार में एक फ़िरौनियत थी उनके अंदर। जिस तरह उन्होंने लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की, जिस तरीके से उनके बिजनेसेस को, उनके कारोबार को निशाना बनाया, लोगों की फैमिलियों को निशाना बनाया, लोगों के खिलाफ जाली FIRs कटवाई, उनके जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ पर जो है ना हमले करवाए गए, उनके घरों पर हमले करवाए गए, ये सब कुछ करवाया इन्होंने। और आज ये मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ये मफरूर हैं, ये अदालती इश्तिहारी करार पा चुके हैं, ये इदारों को मतलूब हैं। अच्छा, मैं बुशरा आपसे ये कुछ माजी की तल्ख यादें शेयर कर रहा था आपके साथ। लेकिन मुझे आपने नाम नहीं बताया ना, आपने मुझे भी जरा ना एक वो सरप्राइज में रखा हुआ है। नाम अब तो ऑन द रिकॉर्ड आ गए हैं। अब तो मोअज़्ज़ज़ अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया गया। उसमें नंबर 1 नाम जो है पंजाब के साबिक सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल का है, जिनको चेयरमैन LDA का जो है वो ओहदा भी दिया गया, जो एक एजाज़ी ओहदा होता है। फिर जो LDA के साथ उन्होंने किया, जो लाहौर के मास्टर प्लान के साथ उन्होंने किया, और जो फरागोगी की असाइनमेंट्स पर जो कुछ उन्होंने किया, अप्रूव की ये थी। वो शख्स है। अप्रूव की थी। बहुत कुछ किया, ठीक है। बहुत कुछ किया। ग्रीनलैंड को ब्राउन डिक्लेयर करवाया, लोगों की ब्राउन को ग्रीन डिक्लेयर करवाया, जाली जमीनों को NOCs जारी किए, अरबों रुपए, ये तो गलत अरबों है। रुपए की करप्शन। हाँ, ये तो गलत है। लाहौर का मास्टर प्लान जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो बैन कर दिया है, उसमें क्या कुछ हुआ? उसमें कौन सा मियां असलम प्रोजेक्ट इकबाल था? फ्रंट मैन थे, मोनोसलाई के साथ, नाम बताइए, चौधरी कौन परवेज सा? लाई के साथ। कौन से प्रोजेक्ट था ये? लाहौर का मास्टर प्लान की बात कर रहा हूँ, मास्टर प्लान ठीक है। लाहौर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे मंसूबे थे। इसी तरह से आपने इंतकामी कार्रवाइयाँ की, मुख्तलिफ लोगों की जो सोसाइटीज़ के खिलाफ आपने इंतकामी कार्रवाई की, उन्हें ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ FIRs दर्ज करवाई, जलील किया आपने लोगों को। और आज आप अदालती इश्तिहारी हैं, आप इलेक्शन 2024 में हिस्सा नहीं ले सकते, ये तय पा गया। दूसरा नाम है हमाद अजहर का। हमाद उनका अजहर तो चले, हाँ, जो है वो वफाक के मिनिस्टर थे, और उनके फादर जो हैं वो एक्स गवर्नर
पंजाब रहे मियां मोहम्मद अजहर, तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और 9 मई में पेश थे। ये दोनों नाम मियां असलम इकबाल, और मियां असलम इकबाल के बारे में तो कोर कमांडर हाउस वाला जो सारा एक एपिसोड हुआ था उसमें बहुत खौफनाक किस्म के शवाहिद मिले हैं, सबूत मिले हैं। यहाँ तक कि वहाँ एक मर्डर भी हुआ था उस हाउस के, जना हाउस के बाहर उस रोज। किसका? उसके भी ताने बाने, वो भी एक कारकुन का था, लेकिन उसके ताने बाने भी उस मरने वाले शख्स के जो लवाकिन थे उन्होंने भी मियां असलम इकबाल पे इल्ज़ाम लगाया था कि प्री प्लान वहाँ बुला के जो है उनको मर्डर करवाया गया। तो ये बात खुल के सामने नहीं आई थी? नहीं, इस पे FIR भी हो चुकी है। थी इसको? नहीं, कुछ नहीं दबाया गया, सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है, सब कुछ मंजर आम पे है। मसला ये है कि मौसूफ खुद मंजर आम पे नहीं है, खुद इस वक्त पता नहीं पाकिस्तान के किसी कोने में छुपे हैं, किस सूबे में हैं, या सरहद पार कर चुके हैं, किसी दूसरे मुल्क में जा चुके हैं। उनके भाई हैं अमजद इकबाल, उन्होंने तो तौबा कर ली और उन्होंने मजम्मत कर दी 9 मई की, और वो अब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उनके भाई। हमाद अजहर का मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा करामत खोखर हैं, लाहौर के हल्का 133 से ये जीते थे, सैफुल मुल्क खोखर से NA का इलेक्शन। ये मफरूर हैं, इनको भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। और मुराद सईद, जो उनकी वो तकरीर आपको याद करवा दूं, उन्होंने कहा था कि बस ये हुकूमत बनते ही पहले 2 माह में पाकिस्तान के तमाम कर्जे उतर जाएंगे, पाकिस्तान में जो है ना टेररिज्म ख़त्म हो जाएगी, और 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर बन जाएंगे। ये सारी गारंटियां वो अपनी तकरीरों में देते थे छोटे छोटे हाथों के साथ, वो भी गायब हैं। 9 मई वाला सारा एक घिनौना देख लें जुर्म करने के बाद टेररिज्म कहाँ तक पहुंचा है। एग्जैक्टली। तो मुराद सईद जो है वो भी इश्तिहारी करार पा गए। हाफिज फरत, जिनका जिक्र मैंने किया था कुछ रोज कबल आपके साथ, कि अभी भी कहीं छुप के वो साजिशें करने में मसरूफ थे, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, रेड्स चल रही हैं। तो वो भी इश्तिहारी करार पा गए। जुबैर खान नियाजी, वो भी इश्तिहारी करार पा गए। ये मैंने जो रिनाउंड नाम आपसे डिस्कस किए हैं, 1 दर्जन के करीब लोग ऐसे हैं जिनको बहुत नाम है, लेकिन प्रोमिनेंट जो आते हैं वो यही हैं। जी, ये जो उनकी लीडरशिप है ये इश्तिहारी करार पा गई है, और बिल्कुल ये अपने किए का जो है वो उस पर शर्मिंदगी और उसका सामना करने के लिए मंजर आम पे नहीं आ रहे, और ये गायब हैं। और कब तक जो है ये बचेंगे? ये लोग जिधर भी हैं अपनी स्टेटमेंट पास करें और बताएं, क्लियर करें ना यार। इसका तरीका ये थोड़ा ही बुशरा होता है। इसका तो ये है कि आप सरेंडर करें, आप आइन के सामने सरेंडर करें, खुद को जो है वो आप पेश करें और सामने तफ्तीश हो, और उसमें अपने गुनाह या बेगुनाही को जो है आपने साबित करना। ये तो है, ठीक है, अब क्या हो सकता है। और जब आप आदिल राजा की तरह भगोड़े बने रहेंगे और कहीं ना कहीं छुप के इक्का दुक्का कहीं ट्वीट कर देंगे और लोगों को कॉल्स कर देंगे, और इस तरह आपका जो सियासी मुस्तकबिल है वो कब किसी सूरत महफूज नहीं रह सकता। क्रेडिबिलिटी खराब करने वाली बात है ना अपनी खुद की। जी प्लीज लेट्स सी अब क्या होता है। देखिए, इतना संगीन मसला पैदा हुआ हुआ है, अब उनको इलेक्शन से निकाल दिया गया है। अब मुझे तो ऑब्वियसली इस बात की श्योरिटी नहीं है। आपने बताया कि हाल ही में जो होने वाले इलेक्शन है इस टेन्योर के, उसमें से तो उनको आउट कर दिया, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड। लेकिन लेट्स सी आगे क्या होता है, पकड़े जाते हैं या नहीं, क्या सज़ा है। मतलब हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो। अच्छा, मैं बात करना चाह रही थी, मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो बनेंगे प्राइम मिनिस्टर या कोई और भी बन सकता है? अभी भी आपको कोई शक है, कोई अभाम है, या आपको आसिफ अली जरदारी साहब की नीयत पे कुछ सोचने पे आप मजबूर हुई हैं? एक फ़िक्रा एक हालिया इंटरव्यू में उनके मुंह से निकल गया, और मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ आपसे। वो आज भी वहीं खड़े हैं कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुम्हें पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। इक्तदार तो आसिफ अली जरदारी छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। वो नवाज शरीफ से इक्तदार छीनने की बात नहीं मैं कर रहा, दूसरी जमातों से इक्तदार छीनने की बात नहीं कर रहा, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ भाई। मतलब उनके घर की बात कर रहा हूँ। ये चाहे शुरू हो गई है, लड़ाइयाँ पड़ गई हैं। देखिए, इस बात का अदराक बिलावल भुट्टो को भी मेरे ख्याल में है। अगर मौका
ऐसा आता है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका मिलता है, तो मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम नहीं होंगे। तो फिर कौन होगा? आसिफ अली जरदारी वजीर आजम। मतलब वो भी उम्मीदवार हैं? आसिफ अली जरदारी ही उम्मीदवार होंगे। यही वजह है कि बड़ा स्मार्टली आसिफ अली जरदारी अपने बहुत से खिताबात में और बहुत सी इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ टॉक्स में ये बात करते रहते हैं कि बिलावल की अभी तरबियत होना बाकी है। एक क्लियरिटी नहीं है उनकी बातों में कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो है। अच्छा, कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टांस ये था कि फॉर इलेक्शन सेम डे आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू ये थी कि कोई इतनी आग नहीं लग गई कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं, पहले मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए। तो इन दोनों में अलाइनमेंट ही नहीं है? नहीं है। हम समझ रहे थे कि शायद ये कोई नूरा कुश्ती है। ये नूरा कुश्ती नहीं है, ये कुछ सीरियस इशू चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर और भुट्टो खानदान के अंदर। मतलब जैसे पीएमएनएन में मसले पड़े हुए हैं, जी एग्जैक्टली, इधर भी हैं, इधर इश्यूज हैं, बहुत सवेयर इश्यूज हैं। और बिलावल का एक अपना धड़ा है और आसिफ अली जरदारी साहब का एक अपना धड़ा है पीपल्स पार्टी के अंदर। ये दो ग्रुप्स हैं पीपल्स पार्टी के अंदर, बाप बेटे के। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और मरियम नवाज का एक अपना धड़ा है, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का एक अलग धड़ा है, और बहुत से लोग जो नवाज शरीफ के साथ हैं वो मरियम को एक्सेप्ट नहीं करते एज ए लीडर। बहुत मसले इस कदर धड़ेबंदियां हैं। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू और आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। बताएं। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक और बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने उन्हें ऑफर की कि आप हमारे साथ पावर शेयरिंग कर लें। पावर शेयरिंग? एग्जैक्टली। 2.5 साल आप हुकूमत ले लें, 2.5 साल हम हुकूमत कर लेंगे, आप जो है ना अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा ना बने और हमारे खिलाफ वोट ना दें। ये इमरान खान ने एक ऑफर की थी। जी एग्जैक्टली, अदम एतमाद के टाइम पे उन्होंने ऑफर की। जो आसिफ अली जरदारी साहब के बकौल ये बात है, वो खुद फरमा रहे हैं कि मुझे ये ऑफर हुई और मैंने ये ऑफर ठुकरा दी, मैंने ये एक्सेप्ट नहीं की। अच्छा, क्यों ठुकरा दी? ये क्या चक्कर है? क्यों? हाँ, ये चक्कर, मतलब अगर आपको ये गोल चक्कर एक ऑफर तो आपने ठुकरा कैसे दी? कभी किसी गोल चक्कर से आप गुजरे? ये गोल चक्कर है। आपने अपनी मर्जी से ऑफर नहीं ठुकराई थी। आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की इजाजत नहीं मिली थी। कहीं और डील तो नहीं चल रही थी? डील नहीं थी उस वक्त, तो कुछ और ही चल रहा था। बताएं। वो नजर नहीं आता जो चल रहा होता है। आपको तो पता ही होगा। आपने कभी, आप गुजर रही हो और कुछ चल रहा हो आपके इर्द गिर्द, आपको नजर ही ना आए। वो कभी कभी होता है कि आप नजरअंदाज कर दे चीजों को, या नजरअंदाज कर दें, हाँ, या फिर कभी आप इग्नोर हो जाती हैं। इसको भी नजरअंदाज कर दें। नहीं, वे इधर तो नहीं करने कर वाली। दें, कर आप दें, मुझे बताएं। कर देना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि पीएमएलएन के साथ शायद वो इस बार डील रखे, यानी अच्छा, इस ऑफर को इधर स्विच कर दें। इधर स्विच कर दें। हाँ। अगर आपको इक़्तिदार ही चाहिए तो आप पीटीआई के साथ ये पावर शेयरिंग डील कर चुके होते। अच्छा, नहीं, क्या आप बड़ी गेम के चक्कर में क्या ठीक अब है। आप नवाज शरीफ के साथ भी पावर शेयरिंग डील करके आ रहे हैं? ये एक सवाल भी है। यानी कि पावर शेयरिंग उनका एजेंडा है ही नहीं, बात ही कुछ और है। मे बी नवाज शरीफ के साथ वो ये डील बना लें। ठीक है, ठीक है। अगर मौजू रिस्पांस नहीं मिलता और मतलूबा नंबर ऑफ सीट्स जो है वो नून लीग को नहीं मिलते, तो जाहिर बात है कि सबसे बड़ी पार्टी तो पीपल्स पार्टी होगी उसके बाद, वो तो है भाई, जिसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकेगी। तो उस वक्त अगर ज्यादा पोजीशन नून लीग की खराब होती है तो फिर पावर शेयरिंग का ये वाला फॉर्मूला जो साबिक चेयरमैन पीटीआई और इनके दरमियान हुआ वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। इसकी बड़े चांसेस हैं। और लास्ट बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो 18 दिसंबर को सिंध का दौरा कर रहे हैं। वो सिंध जा रहे हैं 18 दिसंबर। यस, ये तो भी 4-5 दिन बाद। 18 दिसंबर को वो सिंध जा रहे हैं और पूरे सिंध का वो दौरा कर रहे हैं, वहां पे मुलाकातें कर रहे हैं। और ये ज़हन में रखिएगा अच्छा, यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ तो जाहिर है कोई ना कोई तो मुलाकातें होंगी। मुलाकातें तो खैर एक अलग इशू है, लेकिन एक प्रेशर भी डेवलप करना एक मकसद है कि आप जो है ना उनके सूबे में जा रहे हैं, आपने उनके एग्जैक्टली। तो ये एक सिलसिला जारी है। जी जी। पीपल्स पार्टी को नून लीग की तरफ से एक जो है ना वो थोड़ा
जिच करने का और इरिटेट करने का। जी जी। तो ये तमाम तर कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। तो इस पे मजीद तफसीलात आएंगी तो फिर आपसे शेयर नहीं ज़रूर। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एज ऑलवेज। मतलब कि आई एम ग्लैड यू आर हियर। ठीक है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समा पॉडकास्ट एज यूजुअल। We'll definitely catch up with you all till we get back to the next episode. Till then, Bushra Khan's just leaving. Bye bye.